हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है जलवायु, उसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एवं भारत में भारतीय मानसून के बारे में चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मानसून का आगमन एवं वापसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा जलवायु, ठीक है। जलवायु, इसमें आज हम करेंगे मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का आगमन एवं वापसी। देखिए बेटा, मानसून का आगमन एवं वापसी किस प्रकार से है भाई। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर जो मानसूनी पवनें चलती है, उन मानसूनी पवनों के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं में क्या होता है, मानसूनी पवनों के कारण प्रभाव पड़ता है, उनका मानसूनी पवनों का प्रभाव पड़ता है, जिससे मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर के सितंबर तक लगभग 100 से 120 दिनों के बीच होता है। जून से लेकर के सितंबर तक है, ठीक है। जून से लेकर के सितंबर तक कितना होता है मानसून का जो समय, 100 से 120 दिनों के बीच में है। 100 से 120 दिन, ठीक है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में क्या होती है, अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है, ठीक है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। मानसून पूर्व बौछारों से भी क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, प्रथम सप्ताह में भारत में मानसून कहाँ पर, भारतीय प्रायद्वीप के, जो भारतीय प्रायद्वीप है के दक्षिणी बिंदु पर, ठीक है, दक्षिणी छोर या दक्षिणी बिंदु पर क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी छोर पर प्रवेश करने के बाद में यह भारतीय मानसून 2 शाखाओं में बंट जाता है, ठीक है। देखिए एक बार मानचित्र के माध्यम से बेटा। एक बार भारत के मैप से इसे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से है। इस प्रकार से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम इससे।
ठीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर भारत के दक्षिणी छोर पर यहाँ हिंद अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? दोनों ही हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। अब भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है, उसके दक्षिणी छोर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू में प्रवेश करता है भारत में, ठीक है, और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद यह 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है, ठीक है, जिसमें नंबर 1 अरब सागर की मानसून शाखा, अरब सागरी शाखा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। भारत में मानसून आता है जो 2 शाखाओं में बट जाता है। पहला जो दक्षिणी प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से यहाँ से 2 भागों में मुड़ जाता है, 2 भागों में बट जाता है, जिसमें अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद में 10 जून के आसपास, 10 जून तक कहाँ पर पहुँच जाती है? मुंबई के तट पर, मुंबई के तट पर कब पहुँच जाती है? 10 जून को, ठीक है। यहाँ पर जो केरल का तट है, ठीक है, यहाँ केरल के तट पर 1 से 5 जून के बीच में मानसून आ जाता है, ठीक है, 1 से 5 जून के बीच में मानसून पहुँच जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, और यहाँ पर जो भारत का जो दक्षिणतम, सुदूर दक्षिणतम द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर लगभग 20 मई को मानसून आ जाता है, ठीक है, 20 मई को मानसून आ जाता है। लेकिन भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि पर मानसून का जो आगमन होता है वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है उसके दक्षिणी छोर पर, यहाँ पर केरल के तट पर सबसे पहले वर्षा होती है, जो 1 से 5 जून के बीच में यहाँ पर मानसून का आगमन केरल के तट पर होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, दक्षिणी प्रायद्वीप में मानसून की 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, और जिसकी एक शाखा अरब सागरी शाखा है, और अरब सागरी शाखा से 1 से 5 जून के बीच में यहाँ पर मानसून आता है केरल के तट पर, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से इधर 20 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून आ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अरब सागरी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है और लगभग 30 जून के लगभग मुंबई के तट पर क्या होता है? मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। एक तेज गति से यह मानसून पहुंचते हुए आगे फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा में भी यह तीव्र गति से बढ़ता है तथा जून के पहले सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है, ठीक है। यह मानसून शाखा जून के पहले सप्ताह में ही कहाँ पर पहुंच जाती है? यहाँ असम तक पहुंच जाती है, ठीक है। असम तक पहुंचने के बाद में यहाँ ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। हिमालय पर्वत स्थित होने के कारण जो मानसूनी पवनें यहाँ से पहुँच रही है, ठीक है, वह क्या कर रही है? यहाँ पर असम में पहुँचने के बाद में ठीक है, असम मेघालय में यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये हिमालय पर्वत से टकरा करके फिर ये क्या करती है? यहाँ पर मेघालय में स्थित गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं इस स्थान पर, उन पहाड़ियों में भी यह उलझ करके वर्षा करती है, और जिसी कारण से भारत का विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जो मासिनराम
ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। ठीक है, तो मासिनराम चेरापूंजी दोनों ही मेघालय में है, वहाँ पर भी सर्वाधिक वर्षा होती है। वो किस कारण से, यहीं पर से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून बढ़ता है वो यहाँ की कीपाकार पहाड़ियों में उलझ करके यहीं पर वर्षा कर देता है, इस कारण से यहाँ पर सघन वर्षा होती है। लेकिन जब मानसून यहाँ मेघालय से आगे फिर असम की ओर पहुँचते हुए फिर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके यह क्या है, इसके समानांतर किस तरफ मुड़ जाता है, पूर्व की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और पूर्व की ओर गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाने के बाद में मध्य जून तक यह क्या करता है, अरब सागर शाखा, यह मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाता है। इधर से दूसरी शाखा अरब सागरीय शाखा, जो कि कहाँ पर 10 जून तक मुंबई के तट पर पहुँच रही है और लगभग मध्य जून तक यह भी क्या होती है, उत्तर भारत में। ठीक है, मुंबई के बाद में सौराष्ट्र कच्छ और मध्य देश के मध्यवर्ती भागों में यहाँ पर पहुँच जाती है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर फिर यह मानसून की शाखा क्या होती है, उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करते हुए यह उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से अरब सागर की शाखाएं आगे बढ़ती है। ठीक है, वैसे और यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी, इनमें से भी यहाँ से क्या होती है, ये मानसूनी शाखाएं आगे बढ़ती है। ठीक है, और उत्तर में मध्यवर्ती मैदान में या गंगा के मैदानी प्रदेशों में ये क्या करती है, घनघोर वर्षा करती है। ठीक है, इधर से ये मानसून आ रहा है, अब दोनों तरफ से मानसून के टकराने से यहाँ पर इस भाग में ये वर्षा करने लगते हैं। यहाँ पर आकर के मानसून क्या होते हैं, आपस में टकराने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों शाखाएं टकराती है और वहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, अब ये शाखाएं कहाँ पर आकर के मिल जाती है, यहाँ पर ये तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर आगे बढ़ रही है और इधर से आ रही है, ये दिल्ली में आकर के मिल जाती है। ठीक है, दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक, यहाँ पर दिल्ली में बंगाल की खाड़ी की शाखा से लगभग 29 जून तक क्या हो जाती है, वर्षा होती है। ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में अर्थात जुलाई के प्रारंभ में, जहाँ यहाँ इसमें अरब सागर का मानसून है, 10 जून के बाद में धीरे धीरे सौराष्ट्र कच्छ केरल में यहाँ पर वर्षा करते हुए आगे बढ़ता है अरावली पर्वतमाला के समानांतर। तो यहाँ पर जुलाई के फर्स्ट वीक में या शुरुआत जुलाई में क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में, उसके बाद में हरियाणा, पंजाब में इनमें वर्षा होती है। ठीक है, शेष भाग इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो वर्षा होती है, यहाँ पर दिल्ली में पहुँच जाता है मानसून लगभग 29 जून तक। उसके बाद में फिर यह पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, इनमें भी बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। अगर हम बात करें भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा अरब सागरीय मानसूनी शाखा से होती है। जबकि राजस्थान की बात करें, स्पेशल राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है, तो वह होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है, क्यों, इसका क्या कारण है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। ठीक है, क्यों, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जब अरब सागर से मानसून आता है तो यहाँ से मानसून आते हुए अरावली पर्वतमाला के समानांतर क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके समानांतर आगे बढ़ते हुए यह राजस्थान में, केवल पूर्वी राजस्थान में हल्की फुल्की वर्षा झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बाराकोटा इन प्रांतों में कर देती है। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा कौन सी मानसूनी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। कि अरावली पर्वतमाला से टकरा करके यह बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। उसके बाद में कुछ वर्षा पश्चिमी राजस्थान में होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी इससे कम वर्षा हो पाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का ये जो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से टकराकर बंगाल की खाड़ी की शाखा
पूर्वी राजस्थान में वर्षा कर देती है और बादल हल्के हो जाने के पश्चात थार डेजर्ट में टेम्परेचर अधिक होने के कारण वह हल्के बादल और ऊंचे उठ जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम आगे बात करेंगे बाद में जब राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, स्पेशल। तो यहाँ पर आगे है, मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुँच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जो मानसून की वापसी, ठीक है, यहाँ से मानसून की वापसी वापस हो जाती है उत्तरी पश्चिमी भाग से। ठीक है, यहाँ से उत्तरी पश्चिमी भाग से वापस मानसून का प्रतिगमन होने लगता है। ठीक है, कौन से माह में? सितंबर माह में। सितंबर माह में मानसून का प्रतिगमन होना शुरू हो जाता है तथा मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। ठीक है, मध्य अक्टूबर तक प्रायद्वीपीय भाग से भी मानसून पूरी तरह पीछे चला जाता है तथा भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में मानसून की वापसी की गति तेज हो जाती है। ठीक है, लगभग भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में भी मानसून तेजी से पीछे हटने लगता है। ठीक है, दिसंबर के प्रारंभ तक या दिसंबर तक यहाँ पर क्या होता है, देश के शेष भाग से भी मानसून वापस चला जाता है। संपूर्ण भाग से दिसंबर तक मानसून वापस चला जाता है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। ठीक है, जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन पर सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। ठीक है, जो द्वीपों पर मानसूनी वर्षा होती है सबसे पहले वह होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई तक। ठीक है, मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के जनवरी तक। मानसून की जो वापसी होती है वो भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, मानसून की वापसी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, इस समय देश का जो शेष भाग है शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। जब मानसून वापस होता है तो देश का शेष भाग क्या होता है, शीत ऋतु के प्रभाव में हो जाता है। धीरे धीरे जब मानसून वापस लौटता है तो कौन सी ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु के बाद में शीत ऋतु का प्रभाव बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे हम ऋतुओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऋतुएं हैं, ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखिए बेटा, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो मानसून होता है, मानसून की या क्या नाम से ऋतुएं होती है कितने प्रकार की होती है। तो भारतीय जलवायु की विशेषता भी एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। इसमें ऋतुओं का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन सी मुख्य ऋतुएं होती है। तो 3 प्रकार की होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भी जो मानसून या ऋतुओं के बारे में बात करते हैं हम, तो पहला शीत ऋतु, ठीक है, उसके बाद में आती है ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु। ठीक है, 3 प्रकार के मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर शीत ऋतु या शीतकालीन जो शीत ऋतु है वो कब होती है, इसका समय, शीत ऋतु यह होती है मध्य नवंबर से आरंभ होकर के फरवरी तक रहती है। मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक। ठीक है, शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक। उसके बाद में है ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु बेटा फरवरी के बाद में मार्च से लेकर के कहाँ तक बताया गया, फरवरी में, के बाद में मार्च से लेकर के मई तक है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। उसके बाद में जून के प्रारंभ से वर्षा ऋतु लगभग मध्य सितंबर तक, ठीक है। इसके बाद में एक और प्रकार है, सामान्यतः एक और प्रकार माना जाता है कि जो वर्षा ऋतु होती है उसका मानसून का एक तो आगमन काल होता है, एक प्रतिगमन काल होता है। तो जो मौसमी प्रतिगमन होता है, मानसून का प्रतिगमन, वापस लौटता हुआ मानसून, ठीक है, मानसून का प्रतिगमन, ठीक है, जो कि क्या है, मध्य सितंबर से कहाँ तक है, मध्य नवंबर तक, मध्य नवंबर तक, ठीक है। इस प्रकार से इनको अगर सामान्यतः बात करते हैं तो 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। और मुख्य रूप से देखते हैं तो ऋतुएं 3 ही प्रकार की होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है। इसके और सब डिवीजन भी होते हैं, वैसे 6 प्रकार की हो जाती है फिर, ठीक है। लेकिन ये अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पर 4 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून का प्रतिगमन। अब यह वर्षा ऋतु में यहाँ पर ये मानसून का आगमन है, यहाँ पर मानसून का आगमन, ठीक, मानसून का आगमन होता है, और यहाँ पर मानसून का प्रतिगमन मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच में, ठीक है, वापस लौटते हुए मानसून का। अगर बात करें भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2 भागों में भारतीय मानसून को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है। जिसमें उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होती है। शीत ऋतु दिसंबर से लेकर के फरवरी तक है और ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के मध्य जून तक मानी जाती है, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसमें वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक है और शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक है। इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु की। शीत ऋतु, ठीक है बेटा। शीत ऋतु कहाँ से शुरू होती है? अभी मैंने आपको बताया था शीत ऋतु मध्य नवंबर से शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक, ठीक है। अब भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी, भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी, ठीक है, दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे माह होते हैं। दोनों ही क्या हैं? सबसे ठंडे माह है। ठंडे महीने, ठीक है, सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, ठीक है। भारत में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, ठीक है, जो ही हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो तापमान में क्या होती जाती है? निरंतर कमी होती जाती है, घटता जाता है, ठीक है। बात करें पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान
पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का औसत तापमान, चेन्नई का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जबकि उत्तरी मैदान में यह कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री के बीच में, ठीक है। यह है भारत के दक्षिण में स्थित चेन्नई का जो तट है, चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई, वहाँ का औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जबकि उत्तरी मैदान में, जो उत्तर भारत में उत्तरी गंगा का मैदान है, वहाँ पर उत्तरी मैदान में औसत तापमान कितना होता है? शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पर दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती है। शीत ऋतु में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। कहाँ पर? उत्तरी मैदानी भाग में। तथा उत्तर में तुषारपात सामान्य बात है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात रहता है, ठीक है। तुषारपात मतलब पाला, जैसी पाला पड़ता है, एकदम तापमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो तेज़ ठंड पड़ने लगती है और ओस की बूंदें भी जम जाती है, ठीक है। तथा उत्तरी हिमालय पर, जो हिमालय के उत्तरी ढाल हैं, ऊपरी ढाल हैं, वहाँ पर बर्फबारी होने लगती है। कब? शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में टेम्परेचर क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर जो जो आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती जाती है। अर्थात सूर्य का जो तिरछापन है, सूर्य की किरणों की जो दूरी है, वो क्या है? धरातल से सूर्य की किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में होता है उस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है, वहाँ पर सूर्य की किरणों में तिरछापन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में भारत में अगर भारत का जो दक्षिणी पूर्वी तट है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का जो औसत तापमान बताया जाता है वह 24 से 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज तापमान, तथा उसी समय उत्तरी मैदानी भाग में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है तथा दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, ठीक है। इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, ठीक है। शीत ऋतु में देश में कौन सी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें इस प्रकार से, ठीक है, उत्तरी पूर्वी इस प्रकार से यहाँ से, जैसे कि किसी कटिबंध में यहाँ पर भारत में उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। कब? उत्तरी पूर्वी शीत ऋतु में, ठीक है, जो कि स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, ठीक है। इसी कारण से शीत ऋतु में जब मानसून वापस क्या हो, मानसून में जो पवनें होती है, यहाँ पर पवनें होती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है, और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलने के कारण इन पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, अर्थात स्थल भाग से समुद्र की ओर ये पवनें चलती है, जिसके कारण से इन पवनों में क्या नहीं होती है? नमी, आर्द्रता नहीं पाई जाती है। इसी कारण से इन पवनों से कोई वर्षा नहीं होती है, मौसम शुष्क रहता है, ठीक है। इन पवनों के कारण भारत में केवल तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, तमिलनाडु तट पर, ठीक है, तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। अब तमिलनाडु तट पर किस कारण से होती है? क्योंकि जब यह पवनें स्थल से समुद्र की ओर लौटती है
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से, ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य से जब यह पवनी भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग की तरफ प्रवेश करती है या उस तरफ लौटती है, तो बीच में क्या आती है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर आर्द्रता लेने के पश्चात यह क्या होती है, आगे बढ़ती है, जिसके कारण से तमिलनाडु के तट पर इस पवनों के कारण वर्षा होती है। एक बार मानचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसे। देखिए बेटा, यहाँ पर जो पवनी चलती है, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये पवनी चलती है, तो यहाँ से ये पवनी आगे बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये जो पवनी बढ़ती है, व्यापारिक पवनी, तो यहाँ पर ये तमिलनाडु के तट पर वर्षा कर देती है। ठीक है, और आगे बढ़ जाती है। ये पवनी स्थल से जल की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है, लेकिन देश के अधिकतर भाग में क्या होता है, शुष्क मौसम होता है, क्योंकि ये स्थल भाग से जल भाग की ओर गति करती है। इस कारण से इनमें कोई आर्द्रता नहीं होती है और शुष्क रह जाती है। लेकिन तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस कारण से करती है, जब ये पूर्वोत्तर से आती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर समुद्र की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के तमिलनाडु के इस तट पर क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ठीक है, देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनी इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है तथा उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनी पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से गंगा की घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में क्या होता है, आसमान साफ होता है। ठीक है, और तापमान एवं आर्द्रता कम तथा पवनी भी क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है और परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में ही उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह है। ठीक है, यही शीत ऋतु में ही पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ठीक है, यहाँ से चक्रवाती विक्षोभ आते हैं पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से। ठीक है, इधर से चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। ठीक है, पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। जब ये पवनें आती है इधर से पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय पवनों के माध्यम से, तो यहाँ पर एक तो शाखा इसकी तिब्बत की ओर चली जाती है तथा दूसरी शाखा यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय। ठीक है, तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करने के कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो यह मावट के नाम से जानी जाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट के रूप में जानी जाती है स्थानीय रूप से, और यह रबी की फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। रबी फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है, ये मावट रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, जिसे स्थानीय तौर पर मावट या महावट कहा जाता है। ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट शीत ऋतु के बाद में हम ग्रीष्म ऋतु की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।